आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो कल की वीडियो के साथ उसका कनेक्शन है, क्योंकि कल हम लोगों ने वीडियो देखी थी 10 क्रेजी स्टोरी ऑफ इंडिया हिस्ट्री, और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने बोला कि हम लोगों ने ये वीडियो पूरी क्यों नहीं देखी, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 या 3 पार्ट्स में। और वीडियो देखने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ तुषार सोनी जी को, क्योंकि उन्होंने भी ये वीडियो सजेस्ट की थी, लेकिन कल मैं उनका नाम लेना भूल गई थी, तो आई एम रियली सॉरी। और अब अगर मैं मौसम से टाइटल पूछूंगी तो टाइटल तो मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको टाइटल बता देता हूँ। टाइटल है 10 क्रेजी स्टोरीज फ्रॉम इंडियाज हिस्ट्री, ब्लो योर माइंड, अभिजीत चावड़ा, दी रणवीर शो हिंदी। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें रणवीर शो हिंदी के चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। और मतलब अगर हम मोहनजोदारो हड़प्पा की बात कर रहे हैं, हाँ। तो एक एक्सटेंशन स्टोरी भी उससे अटैच्ड है कि वहाँ आर्यन इन्वेजन हुई थी। चलो पॉइंट 3 सर, कुछ आर्यन इन्वेजन के बारे में बता दो। हाँ, तो क्या कहा जाता है कि कुछ 3-3,500 साल पहले यूरोप से कुछ वाइट स्किन लोग आए, आर्यंस, और इन्होंने इंडिया में इन्वेजन किया। उस टाइम पे कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन द्रविडियन सिविलाइजेशन था। ठीक है, ये आर्यंस आए, उनको सबको उड़ा दिया, मार दिया सबको, उन सबको साउथ इंडिया जाने को फोर्स किया, और ये लोग बाकी नॉर्थ इंडिया में बस गए। तो इसके लिए जो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस है, संस्कृत लैंग्वेजेस, हाँ संस्कृत एक आर्यन चीज़ है, कहा ये थियरी में कहा जाता है कि संस्कृत इज एन आर्यन लैंग्वेज और हिंदुइज्म इज आर्यन रिलीजन। और ये भी कहा जाता है कि आर्यन कहाँ से आए, यूरोप के बाहर, जो सेंट्रल यूरोप का हिस्सा है, ईस्टर्न यूरोप, यूक्रेन के आसपास की बात की जाती है इसके कि वहां से आए थे। हाँ। पर एक्चुअली आजकल की थियरीज कहते हैं कि नहीं, हम वहां गए। एग्जैक्टली। आप एक्सटेंड कर दोगे? अभी देखिए क्या है कि मैं अभी हैप्लोग्रुप्स की बात की थी, जेनेटिक लीनिएजेस, वंश के बारे में। तो एक स्पेसिफिक मेल वंश है जिसको बोला जाता है R1A1A। ये बहुत एक स्पेसिफिक मार्कर है, जेनेटिक मार्कर, और ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है जिसकी शुरुआत कुछ 17-18-20 हज़ार साल पहले, सॉरी। तो इसका ओरिजिन इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस पर्टिकुलर वंश की। लेकिन इसका कंसंट्रेशन इंडिया में है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है, और यूरोप में है। और इसका ओरिजिन इंडिया में है। अब लोग इसको डिस्प्यूट करते हैं, लेकिन अभी और रिसर्च हो रहा है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बहुत जल्दी। सो क्लियरली जेनेटिक एविडेंस है कि इंडिया से निकला है ये, और लिंग्विस्टिक एविडेंस है कि जो सबसे पुरानी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है वो संस्कृत है। जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है वहीं से सब कुछ निकला होगा। सो बहुत, और अगर ये आर्यन इन्वेजन की बात करते हैं कि ये लोग आए और इन्वेड किया, सबको हरा दिया, तो भाई कुछ दिखाओ उसका एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कि कहाँ पे लड़ाई हुई थी, कहाँ पे युद्ध हुआ था, कौन सा सिटी डिस्ट्रॉय किया, किधर इतनी सारी लाशें मिली। एक भी एविडेंस नहीं है इन्वेजन का। तो फिर इन्होंने स्टोरी को चेंज किया कि इन्वेजन नहीं था, माइग्रेशन था। तो माइग्रेशन का भी कुछ एविडेंस नहीं है। अगर माइग्रेशन भी होता है तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में आपको कल्चरल चेंज दिखेगा। अलग टाइप, अलग काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, अलग अलग चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10,000 साल से सेम कल्चरल कंटिन्यूटी है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में। सो इन्वेजन का भी जीरो एविडेंस है, माइग्रेशन का भी जीरो एविडेंस है। और अगर जेनेटिकली आज हम एक दूसरे को एनालाइज करेंगे तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सब में लोगों का सेम जेनेटिक्स है। स्किन कलर साउथ में थोड़ा डार्कर है क्योंकि इट इज नियर द इक्वेटर, और हम हजारों साल से रह रहे हैं। लेकिन जेनेटिकली हम सब सेम है, कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ही नहीं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। कश्मीर में लोग की काफी पेल स्किन है, तमिलनाडु में मोस्टली लोगों की डार्क स्किन है, लेकिन जेनेटिकली फिर भी लोग सेम है। अफगानिस्तान के पश्तून लोग भी हमारे जैसे ही है जेनेटिकली, और गुजरात के लोग और बंगाल के लोग भी सेम है जेनेटिकली। तो जेनेटिकली देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी इन्वेजन ऑफ एनी काइंड, वरना आपको जेनेटिक डिफरेंस मिलेगा। सो अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे, जेनेटिकली देखेंगे, आर्कियोलॉजिकली देखेंगे, लिंग्विस्टिकली देखेंगे, जीरो एविडेंस ऑफ इन्वेजन और माइग्रेशन। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस कि हम इंडिया से बाहर गए थे यूरोप में, क्रोनोलॉजिकली। तो ये बात है, लेकिन ये पॉपुलर थियरी नहीं है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस है दे वांट टू पुश द आर्यन इन्वेजन थियरी, आज भी उसको ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी हाल ही में। बेसिकली अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ जूस को प्रोसिक्यूट किया गया। हाँ। कहा गया कि नहीं, जूस बुरे हैं, और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला गया और उन्हें वहां मारा गया, उन्हें मैनुअल लेबर करवाया गया। जूस के साथ साथ एक और छोटा सा माइनॉरिटी ग्रुप है जिसका नाम है रोमानी।
और रोमानी की प्रोसिक्यूशन यूरोप में बहुत सालों से हो रही है। आज भी रोमानी लोग पाए जाते हैं। आई थिंक वो कौन है, वो बैटमैन बिगिंस या वो एक्टर ना, बहुत फेमस एक्टर है। चार्ली चैपलिन रोमानी था, चार्ली चैपलिन रोमानी था, पाब्लो पिकासो रोमानी था। बहुत लोग हैं जो रोमानी है लेकिन ये जानते नहीं है। एल्विस प्रेस्ली रोमानी था। रोमानी बहुत आज के मतलब कोई यूरोपियंस को अगर आप देखोगे ना, कोई व्हाइट पीपल अमेरिकन को आप देखोगे, इंडियन देखेंगे वो लोग। हाँ, थोड़े से इंडियन दिखते हैं। तो लोग कहते हैं कि एक्चुअली इनके ओरिजिन सिंध में है, ये सिंधी थे। ये आपको रोमानी के बारे में कुछ पता? अगर आप रोमानी भाषा को सुनेंगे तो इट साउंड्स लाइक गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, वेस्टर्न इंडियन लैंग्वेज जैसी है। इसका ओरिजिन क्लियरली संस्कृत में है, ये तो हर कोई मानता है। अगर आप यूरोप का कल्चरल हिस्ट्री देखेंगे पिछले 1000 ईयर्स का, 1000 साल का, बहुत सारा रोमानी कंट्रीब्यूशन है। आपको मालूम है फ्लैमेंको डांस और म्यूजिक रोमानी है। स्पेन का जो सिग्नेचर कल्चर है ये रोमानी कल्चर। वो जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखा है। हाँ, वही चीज। सेन्योरिता। हाँ, दैट इज रोमानी म्यूजिक। हाँ, टर्की में एटलीस्ट 5% लोग रोमानी है। उनका डिस्टिंक्टिव आर्ट है, डिस्टिंक्टिव म्यूजिक है। यूरोप में हर देश में आपको रोमानी मिलेंगे, लेकिन यूरोप में बहुत परसिक्यूशन होता है रोमानी लोग का आज भी। लोग उन पर उनको मिसट्रीट करते हैं, उनको मार्जिनलाइज किया गया है, उनको सेम राइट्स नहीं मिलते। बहुत सारे रोमानी लोग स्टेटलेस है, उनके पास पासपोर्ट्स नहीं है अपने देश के। ओके, ये लोग एक देश से दूसरे देश उनको माइग्रेट करना पड़ता है कंटिन्यूअसली। सो दे लिव नोमैडिक लाइव्स। आज भी ये सिचुएशन है ईस्टर्न यूरोप में, रोमानिया में, हंगरी में, पोलैंड में और इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, हर जगह। एरिक कांटोना नाम का एक फुटबॉलर था, ही इज रोमानी। वाओ। आंद्रिया पिर्लो इटली का, वो भी ऑफ कोर्स। अरे भाई, फुटबॉल में आई वुड से यूरोप में 30-40% रोमानी है, लेकिन कोई बोलता नहीं बिकॉज दे विल बी परसिक्यूटेड। वाह। और उन खुद को, वो फैमिलीज को पता है कि हाँ हम रोमानी। ऑफ कोर्स। आपको ये मालूम है कौन था ये टाइसन फ्यूरी? हाँ, वो भी बॉक्सर है। रोमानी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कोई बोलता नहीं है, ये इसके बारे में कोई बोलता नहीं है। चार्ली चैपलिन रोमानी था, लेकिन कोई बोला नहीं। पाब्लो पिकासो रोमानी था। ऐसे हजारों एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। तो रोमानी कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है यूरोप में, लेकिन उनका परसिक्यूशन बहुत ज्यादा है आज भी। देयर इज नो ह्यूमन राइट्स फॉर रोमानीज एंड दीज आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो रोमानी लोग का ओरिजिन का ये थियरी है कि कुछ 1000 साल के आसपास इनको इंडिया से भगाया गया। अभी क्या हुआ था कि अप्रोक्सीमेटली, हाँ, मैं दिखाता हूं आपको क्या है। अप्रोक्सीमेटली 1000 साल पहले इंडिया में टर्किक इन्वेजन्स हुए, ओके, ड्यूरिंग द अब्बासिद कैलिफेट और उस टाइम के आसपास। तो ये लोग इंडिया में आए, इंडिया का सर्वनाश कर दिया इन्होंने, और इंडिया के बहुत सारे लोगों को एज स्लेव्स लेके गए। और ये कहाँ से जाते थे? अफगानिस्तान के थ्रू। उस माउंटेन रेंज को आज हिंदू कुश बोलते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे हिंदू मर गए इन द स्नो। कुश मतलब डेथ। ओके, तो बहुत सारे हजारों लाखों इंडियन स्लेव्स को ये लोग लेके गए फॉर वेरियस रीजंस। वुमेन को कुछ रीजन के लिए लेके गए, बच्चों को कुछ रीजन के लिए लेके गए, और आर्टिजन्स को लेके गए, म्यूजिशियंस, आर्टिजन्स, आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, टू यूज एज स्लेव्स। अभी आई थिंक क्या हुआ था कि ये जो परफॉर्मेंस डांसर्स ये सब लोग थे, बहुत ज़्यादा इनको लेके गए, और फिर वहाँ उनको मालूम पड़ा कि इनको हम सस्टेन नहीं कर सकते हमारे देश में, क्योंकि इट्स टू मेनी ऑफ देम। तो उनको कहा कि आप निकलो यहाँ से, और आप इंडिया वापस नहीं जा सकते, आप वेस्ट जाओ। तो तब से ये लोग भटक रहे हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर्स पुरानी कहानी है, और ये मेरा थियरी नहीं है, ये इयन हैनकॉक का थियरी है। डॉक्टर इयन हैनकॉक, हु इज़ अ रोमानी स्कॉलर, उनका एक बुक है वी आर द रोमानी पीपल। तो उसमें ये थियरी रोमानी स्कॉलर ने ही बनाया है, उन्होंने प्रपोज किया है। उनके कल्चर में क्या क्या होता है सर? मतलब उनका इंडियन कल्चर क्या? अब ये लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का रिलीजन फॉलो करते हैं, लेकिन इंडियन कल्चर इसमें एम्बेडेड है। फॉर एग्जांपल, फ्रांस में एक रोमानी वर्जिन मैरी का स्टैचू है, उसको ये लोग बोलते हैं काली सारा। शी इज ब्लैक इन कलर, और साल में एक बार वो उसको ओशन में डुबा के वापस लाते हैं। ये क्या है? ये काली पूजा ही हुई ना। सो ये लोग इन द गार्ब ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स अपना कल्चर कैसे भी करके प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके जो कस्टम्स भी है वो भी वेरी सिमिलर टू इंडियन कस्टम्स है। बट ये सब बहुत लो प्रोफाइल चीज़ें हैं जिसके बारे में ये लोग बात नहीं करते, बिकॉज उनका बहुत प्रोसिक्यूशन हुआ है। मतलब आजकल भी प्रोसिक्यूशन होता है उनका? बहुत ज़्यादा सताया जाता है, बहुत ज़्यादा। कैसे सर? उनको मार्जिनलाइज किया जाता है, उनको
उनको फोर्सिबली एसिमिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनके बच्चे छीन लेते हैं और बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे और उनको फोर्स करेंगे कि वाइट लोग से मैरी करें, यूरोपियन से मैरी करें, ताकि उनका असिमिलेशन हो जाए सोसाइटी में। उनको जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से वो करने से मना करते हैं, उससे इनकार करते हैं और उनको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं। सो दे आर स्टेटलेस पीपल, दे हैव नो पासपोर्ट्स, नो आइडेंटिफिकेशन। और उनको सिटीज़ में रहने से मना करते हैं, दे हैव टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, गार्बेज डंप के आसपास। बहुत बहुत भयानक स्टोरीज है, बहुत सैड स्टोरीज है। थोड़ा रेसिज्म है, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा basically रेसिज्म है, यस डेफिनेटली। अभी नाज़ी जर्मनी में एक बॉक्सर था, उसका नाम था योहान थ्रोलमान। ये रोमानी था, वो जर्मन बॉक्सिंग चैंपियन बन गया, लेकिन इन लोग को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसका स्किन ब्राउन है, तो उसको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया और उसको मार दिया वहाँ पे। ऐसे हज़ारों लाखों स्टोरीज है। और जो हॉलोकॉस्ट हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के नाम पे, जैसे आपने बोला मुझे अभी, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट रोमानीज का भी था। और ये इसकी बात नहीं की जाती, इसकी बात नहीं की सिर्फ बोला जाता है कि जूस की प्रोसिक्यूशन हुई थी, बट एक्चुअली रोमानीज की भी हुई थी। रोमानीज की भी बहुत ज़्यादा हुई थी। अभी जितने जूस मरे, कुछ 6 मिलियन के आसपास, एटलीस्ट 1 मिलियन रोमानी तो मरे ही होंगे। तो बहुत बड़ा रोमानी कंपोनेंट है, लेकिन इसकी बात कहीं होती नहीं है, इसका कहीं मेमोरियल भी नहीं होता है। रेसिज्म और कुछ नहीं है। एटलीस्ट ये जानकर खुशी हुई कि आंड्रिया पिर्लो के वेन्स में अपने आदमी है वो। हाँ, अपना ही है। मेरा खून और आंड्रिया पिर्लो का खून एक ही है। ये कौन था, जर्मनी का कौन था, सॉरी मैं भूल गया उसका नाम, फुटबॉल का नाम। माइकल बैलक। हाउ डिड यू नो दैट? कुछ आई डोंट नो सर, इंट्यूशन है शायद। देयर यू गो, माइकल बैलक इज रोमानी। रोमानी है बिल्कुल। वाओ, बहुत है ऐसे, बहुत लेजेंडरी फुटबॉलर्स, लेजेंडरी फुटबॉलर। यस यस, माइकल बैलक इज रोमानी। आई जस्ट होप कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी रोमानी हो। अरे बहुत पॉसिबल है, लोग ही लुक्स लाइक एन इंडियन ना। हाँ, वो थोड़ा इंडियननेस है पोर्टुगीज में। ये टेनिस प्लेयर कौन सा है, लेफ्टी? नदाल। हाँ, ही आल्सो लुक्स इंडियन। पर जनरली स्पेनिश लोग थोड़े ऐसे दिखते हैं। हाँ, स्पेनिश लोग का जनरली स्किन कलर थोड़ा डार्कर है, लेकिन कुछ लोग दिखता है, अपने को मालूम पड़ता है कि इनमें कुछ तो है। डेफिनेट। ये क्रेजी था मेरे को कि आंड्रिया पिर्लो, आपने एरिक कैंटोना का नाम लिया। एरिक कैंटोना लेजेंड, क्रेजी, एब्सोल्यूट लेजेंड। सर अभी 5वीं स्टोरी के बारे में बता दो। ओके ठीक है, हम रोम के बारे में सुनते हैं कि बहुत महान एम्पायर था, बहुत सारा लैंड इन्होंने कॉन्कर किया, लेकिन हमें अपने टेक्स्ट बुक्स में, इंडिया के टेक्स्ट बुक्स में चोला एम्पायर के बारे में कोई बोलता नहीं। चोला डायनेस्टी 1500 साल पावर में थी। दुनिया में कौन सी डायनेस्टी इतने 1000 साल पावर में रही है? 300 BC के आसपास से 1200 AD तक ये लोग पावर में थे। और जब सोने की चिड़िया की बातें होती है, चोला डायनेस्टी की बातें होती है। बिल्कुल। अपने सिविलाइजेशन की वन ऑफ द सबसे ज़्यादा महान डायनेस्टीज है। ये तमिलनाडु के आसपास की डायनेस्टी है। राजराजा चोला, राजेंद्र चोला, ये इनके महान किंग्स थे। अब इस डायनेस्टी में खास बात क्या है, उन्होंने पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया कॉन्कर किया। श्रीलंका, मालदीव्स, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस तक। फिलीपींस में भी आज संस्कृत में टेक्स्ट मिलते हैं। और जैसे बाली इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। हाँ, बाली पर अगर आप कभी बाली जाओगे, आपको बहुत ज्यादा इंडियन इन्फ्लुएंसेस दिखेंगे। बिल्कुल, बाली अभी भी हिंदू है। हाँ, शायद चोला डायनेस्टी वहाँ लेके 100%। जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया में हिंदू इन्फ्लुएंस, इंडियन इन्फ्लुएंस, संस्कृत इन्फ्लुएंस हुआ, ये चोला डायनेस्टी ने किया। अभी वियतनाम में एक सब्सिडियरी डायनेस्टी थी, चंपा डायनेस्टी, द चाम पीपल। तो ये भी कुछ 1000 साल तक पावर में थे। दिस वाज अ हिंदू एम्पायर। ये चोलाज के वासाल्स थे। सो दे वर ट्रिब्यूटरीज टू द चोलाज। हर साल चोलाज को ट्रिब्यूट देते थे और उनका ओरिजिन चोला प्रिंसेस में ही था। सो कुछ चोला प्रिंस वहाँ पे गए, उस टेरिटरी को कैप्चर किया और फिर वहाँ पे वो राजा बन गए और दे मैरिड विद द लोकल पीपल एंड धीरे धीरे ये वियतनामीज डायनेस्टी ही बन गई। तो ये जो चंपा डायनेस्टी थी वियतनाम की, वो एक मैरीटाइम डायनेस्टी थी, जस्ट लाइक द चोलाज। और जिसको आज साउथ चाइना सी बोलते हैं, उसका ओरिजिनल नाम था चंपा सी। मतलब जब मैरीटाइम शब्द यूज करो, मतलब नेवी, उनकी नेवी स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग नेवी थी उनकी। और ये पूरा जो साउथ चाइना सी का जो रीजन है आज, वो उनका इलाका था उस टाइम पे। सो इसका ओरिजिनल नाम है चंपा सी, नॉट साउथ चाइना सी। वाओ, ये बात है। सो चोला डायनेस्टी ने पूरे रीजन में हिंदुइज्म स्प्रेड किया और संस्कृत स्प्रेड किया। आज इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, राइट, लेकिन वहाँ आज भी हिंदू नाम है। फॉर एग्जांपल उनकी प्रेसिडेंट थी मेघावती सुकर्णपुत्री।
ये कौन सा नाम है? इंडियन नाम है, संस्कृत नाम है। उसके पिताजी का नाम था सुकर्णो, ये भी संस्कृत नाम है। थाईलैंड में जो रिसेंटली जो राजा की मृत्यु हुई, उनका नाम था भूमिबल अतुल्य तेज। ओके, ये चक्री डायनेस्टी है थाईलैंड की। तो हर जगह इंडिया में, हर जगह साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन इन्फ्लुएंस है। अभी एक बहुत महान रिवर है, मेकोंग रिवर, आपने सुना होगा, बहुत सारे देशों में से निकलती है। मेकोंग रिवर का नाम का ओरिजिन क्या है? मी गोंग्या मीन्स माँ गंगा, उसमें से धीरे धीरे मेकोंग नाम बन गया। तो ये बात है, हर जगह साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन इन्फ्लुएंस है। चाइना भी पूरा इंडियन इन्फ्लुएंस में था वंस अपॉन अ टाइम, अंटिल रिसेंटली, अंटिल द कम्युनिस्ट टुक ओवर। जापान में आप देखोगे, हाँ, हर जगह इंडियन इन्फ्लुएंस है। जापान में एक देवी की पूजा होती है, बेंजाइतन, ये सरस्वती है। देखा भी जापान में गणेश की पूजा होती है। ओके, कैनन कंपनी है, ये कैनन नाम क्या है? कानन, जो अवलोकितेश्वर का एक फॉर्म है। ओके, ये एक देवी है वहाँ की, बट इसका, इन सब चीज़ों का ओरिजिन इंडियन है। तो इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत था पूरी दुनिया में, लेकिन हमें ये सब पढ़ाया नहीं जाता है टेक्स्ट बुक्स में। अगर हम जानेंगे तो हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। आपको क्यों लगता है कि जो हिस्ट्री हम आजकल स्कूल्स में पढ़ते हैं वो हमें क्यों पढ़ाया जाता है? मतलब ठीक है, मैं इंडिपेंडेंस के बारे में समझता हूँ कि आपको थोड़ा वो पॉलिटिक्स के बारे में पता चल जाता है, अपनी रिसेंट हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है, बट जो मिडीवल हिस्ट्री हुई थी यहाँ, मतलब ये जैसे वो कौन सी मूवी आई थी अभी रणवीर सिंह दीपिका की, खिलजी, हाँ, जितनी भी खिलजी डायनेस्टीज, टर्किक डायनेस्टीज, मुगल डायनेस्टी, ठीक है, मतलब वो भी इंडियन हिस्ट्री का एक अच्छा हिस्सा है, बट बाकी का क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या आपको ये लगता है कि इन अ वे ये कुछ सोशल मैनिपुलेशन है? सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग ये ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया? ब्रिटिशर्स ने डेफिनेटली डिसाइड किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से इंडिया का हिस्ट्री लिखा। अभी ब्रिटिश यहाँ पे हमारा उद्धार करने तो आए नहीं थे। उन्होंने 200 साल में इंडिया से $45 ट्रिलियन से ज़्यादा चूज निकाला, और इंडिया का पूरा जीडीपी का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ। तो इनका एक बहुत बड़ा और बहुत फेमस पॉलिसी है डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल। तो इंडिया को डिवाइड करने के लिए उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया का बहुत पुराना, बहुत महान एजुकेशन सिस्टम था, इसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया, बैन कर दिया, और इन्होंने अपना मैकॉलेयन एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इम्पोज किया, और उसमें इंडिया की ये फिक्टिशियस, फेक और डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई, ताकि हमें अपने बारे में बहुत शर्म हो कि हम कुछ थे ही नहीं, हमें सिर्फ बाहर वालों ने रूल किया है, ऑल दैट। अब ये निकल गए यहाँ से, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका काम हो गया। लेकिन जिन लोगों को इन्होंने यहाँ पे रखा इन पावर, उन्होंने वही पॉलिसीज कंटिन्यू की, और सिस्टम कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। आज भी ब्रिटिश लॉज है इंडिया में, फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में सारे इंस्टीट्यूशंस जो ब्रिटिश ने बनाए वो आज है इंडिया में, टेक्स्ट बुक्स भी आज है वही है, एजुकेशन सिस्टम भी वही है। सो एसेंशियली हम आज भी कॉलोनाइज्ड है, लेकिन हमारे मास्टर्स हमारे ही लोग हैं, कुछ बदला नहीं है। तो जब तक ये एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि हमारा हिस्ट्री क्या है। और अगर आपको अपना हिस्ट्री पता नहीं है तो आपका पूरा कंटेक्स्ट बदल जाएगा, और आपको अपने आप को एक अलग तरीके से देखेंगे। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्या बोले आप, सोशल मैनिपुलेशन, सोशल इंजीनियरिंग, यस, वही बात है, और कुछ नहीं है। पर आपको ये लगता है कि एडटेक की वजह से शायद एजुकेशन सिस्टम का शायद कोलैप्स हो सकता है 20 साल के अंदर, 30 साल के अंदर? पूरी दुनिया शुरू हो गया है, शुरू हो गया। अभी देखिए, कोरोना वायरस हुआ, लॉकडाउन हो गए, स्कूल तो बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, यूनिवर्सिटी बंद हो गए, सब कुछ आज डिस्टेंस पे हो रहा है। अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए नेक्स्ट 10-20 साल में जॉब्स का डिमांड सिर्फ स्किल्स के ऊपर होगा, और ये सब स्किल्स हमें एजुकेशन सिस्टम में कोई सिखाता नहीं है। SEO कौन सिखाता है एजुकेशन सिस्टम में? फोटोशॉप, अडोबी प्रीमियर प्रो, फोटो मैनिपुलेशन, वीडियो प्रोसेसिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब जो रियल लाइफ स्किल्स आज है और फ्यूचर में और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इनमें से कोई भी स्किल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं जाता है। तो धीरे धीरे जो एजुकेशन सिस्टम की जो पेपर डिग्रीज है, इसका वैल्यू 0 होने वाला है।
और रियल लाइफ स्किल्स का वैल्यू बढ़ने वाला है। और ये सब स्किल्स हमें आज फ्री मिल सकते हैं यूट्यूब पे, आपके चैनल पे, अलग अलग जगहों पे। सो पूरा हमारा पैराडाइम, पूरा पर्सपेक्टिव बहुत जल्दी बदलने वाला है और ये एजुकेशन सिस्टम ऑब्सोल्यूट हो गया है ऑलरेडी। आई फील कि ये जो 2-3 जनरेशन हमारे जनरेशन पहले आए थे उनको सफ़र करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, उनको yes। झेलना पड़ा ये सब कि नहीं इंडिया अच्छा देश नहीं है, इंडिया बेकार है ये वो। पर जो अभी की जनरेशन आ रहे हैं उन्हें सच अभी पता चलेगा। धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है क्योंकि सच को कितना दबाएंगे आप, इन द एज ऑफ फ्री इन्फॉर्मेशन दबा नहीं सकते। मतलब हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में गलत इन्फॉर्मेशन और बुरी इन्फॉर्मेशन आपको दुख देगी, वो इन्फॉर्मेशन डालकर पहले तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को दुख पहुंचा रहे हो, आप उनका एटीट्यूड बदल रहे हो और उन्हें वो थोड़ी लूजर मेंटालिटी दे रहे हो, बिल्कुल, बिल्कुल। वॉरियर मेंटालिटी छीन रहे हो। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और यूट्यूब से शायद ये रिवर्स हो जाए, शायद पॉडकास्ट से, क्या पता। आई होप सो। सबसे पहले तो मैं जो है रणवीर की और अभिजीत चावड़ा जी जो हैं उनकी जो है तारीफ करना चाहूँगा कि आज की वीडियो में उन्होंने वो चीज़ें हमें हिस्ट्री के बारे में बताई जो मोस्टली लोग नहीं जानते। बिल्कुल, मैं कहूंगी कि ऐसी डायनेस्टी का भी हम लोगों को पता चला जो शायद हम लोगों ने पहले नाम भी नहीं सुना था, और कितना इन्फ्लुएंस था हिंदुइज्म का और कहाँ कहाँ तक गया है। वैसे इस चीज का तो थोड़ा बहुत हम लोगों को आइडिया था क्योंकि डिफरेंट हम लोगों ने वीडियोस देखी थी, तो हम लोगों को ये तो पता था कि थाईलैंड से भी, जापान से भी, फिलीपीन से भी, अफगानिस्तान से, हाँ मतलब इंडोनेशिया, हर जगह पर एक इन्फ्लुएंस नजर आता है। बेसिकली हम अगर जब बात करते हैं ना साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया की, तो हमें जो है वहाँ पे हिंदुइज्म का जो है काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, लेकिन लिटरली मुझे ये नहीं मालूम था कि वहाँ पे किसके जो है वो दौरे हुकूमत में या राज में जो है वहाँ पर ये चीजें गई थी। और आज ये पता जो है हमें चला कि चोला डायनेस्टी जो थी उन्होंने ये चीज जो है वहाँ पर फैलाई थी। बिल्कुल। अच्छा मौसम पता नहीं है, चोला डायनेस्टी ऐसे लगता भी है जैसे नाम सुना भी है और ऐसा लगता है नहीं भी सुना, मतलब शायद हम लोगों के डेली रूटीन लाइफ में भी वर्ड यूज होते हैं, पंजाबी का लफ्ज है बेसिकली चोला मैं अगर रोमानी लोगों के बारे में बात करूं तो वाकई मुझे इन लोगों के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, बल्कि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इस तरह की भी कोई जो है वो एक कास्ट कह लें या एक जो है नेशनलिटी कह सकते हैं, वो भी दुनिया में बसती है, मुझे लिटरली नहीं मालूम था। लेकिन हाँ अगर रोमानी लोग होते हैं, वो तो रोमानिया कंट्री है ना, हमें भी उससे रिलेटेड मुझे लगता था, लेकिन इस तरह यानी कि ये जो रोमानी लोग हैं इस तरह भेदभाव किया जाता है, ये मुझे वाकई नहीं मालूम था। और रीजन उनका यहाँ से, ये देखो ये भी हमें नहीं पता था। और अच्छा पता है एक चीज जो बीच में डिस्कस हुई मौजम, हम लोग भी काफी सारी डिफरेंट नेशनलिटीज को जब देखते हैं ना तो हम लोगों को भी लगता है कि जैसे इनके पेरेंट्स में से कोई यहाँ से होगा, मतलब हम कहेंगे फेस बताता है उनका, उनके जो फीचर्स होते हैं, उनकी जो अपीयरेंस होती है और जो उनकी लुक्स होती है वो काफी कुछ आपको कन्वे करती है। बिल्कुल ऐसे अगर मैं आर्यंस की बात करूं तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान में एक कबीला है जिसे जो है इंडो आर्यंस के नाम से जाना जाता है, यानी कहा जाता है कि उन्हीं की ये ब्रांच है। वैसे तो उस कबीले का नाम है खो कहा जाता है या खोवर कहा जाता है, लेकिन उसके अलावा अगर यहाँ पर पाकिस्तान में बात करें तो आमतौर पर उन्हें चित्राली लोगों के नाम से जाना जाता है। तो देखा जाए जिस तरह से रिसर्च होती जा रही है और चीजों का लोगों को पता चलता जा रहा है, मैं कहूंगी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि लोगों के लिए, अब के लोगों के लिए नहीं होंगी और वो और जानना चाहेंगे। और एक चीज जो मैं वाकई में पूछना चाहूंगी, जैसे कि रणवीर ने भी डिस्कस किया कि उनको इतनी हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ाई जाती, तो मैं ये जानना चाहूंगी, या फिर मतलब जिस तरीके से उन्होंने डिस्कस किया कि इस तरीके से पढ़ाई जाती रही है कि आपको थोड़ा कमतर फील हो या आप लोगों ने कुछ किया नहीं, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी कि मतलब ऐसा क्या पढ़ाया जाता है। यार अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ ना तो हिस्ट्री नो डाउट अगर हम पाकिस्तान की भी हिस्ट्री पढ़े ना तो हमें इसी तरह ही पढ़ाई जाती है कि भाई बहुत जुल्म हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन जब आप हिस्ट्री जो एक स्पेसिफिक रिसर्च पे बनी होती है वो बहुत डिफरेंट है। अब
यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, जैसे जो है उन्होंने जिक्र किया, बीजी सर ने जिक्र किया कि जब ये अंग्रेजों का यहाँ पे दौरे हुकूमत आया, 200 साल का दौरे हुकूमत, उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट की, बहुत सारी चीजों को जो है रद्दोबदल करके बताया कि वाकई ये लोग एहसासे कमतरी में मर जाए, इन्हें यही लगे कि भाई जो हाँ लूजर है, कोई काम नहीं किया। बिल्कुल सेम वही चीज जो है वो ये, यानी कि अगर अभी भी देखा जाए तो हमारे जो एक एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो पता नहीं कब की लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1973 में जो है वो पाकिस्तान पर नाफिज हुआ, यानी कि बना तो पहला 1952 में था, लेकिन जो अब चल रहा है वो 1973 का चल रहा है। लेकिन अगर उसमें भी बहुत सारी चीजें अगर देखी जाए ना, तो वही जो अंग्रेज के कॉन्स्टिट्यूशन में थी, जो उसने लिखी हुई थी, वही चीजें बस थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करके उससे जो है चलाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर ये बात बोलती हूँ कि देखो, गलती ना हमारी है, हमारे लोगों की है, जिन लोगों ने उनका साथ दिया, जिन जो उनकी बात मानते रहे। क्योंकि देखो, जिस तरीके से बीच में डिस्कस किया गया कि जो हिस्ट्री है उसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया, चीजों को जला दिया गया, खत्म कर दिया गया, उनको बिल्कुल सिरे से खत्म करने की कोशिश की गई ताकि आने वाले लोगों को पता ना चले। बट फिर वाकई में मैं भी ये चीज मानती हूँ कि सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। और आजकल का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में मुझे लगता है कि जितना हम लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करने लग गए हैं और चीजें जानना शुरू हो गए हैं, तो वाकई में मुझे भी लगता है कि बुक्स को शायद लोग अब कम उस तरीके से मतलब एक खंगालते हैं जिस तरीके से अब लोग जो है वो डिजिटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। क्योंकि मैंने ये चीज भी देखी है कि बहुत सारे लोग जो मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो हर किसी ने अपनी परसेप्शन के साथ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उस चीज को डिस्कस किया है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ ना, तो हिस्ट्री अगर हम जैसे नेट पर भी बात करें तो नेट पे भी हमें वही चीज मिलती है जो किसी की लिखी हुई है। कोई इस तरह का वो पक्की चीज नहीं मिलेगी कि आप ये कह सकेंगे हाँ भाई ये इसी तरह ही हुआ था। लेकिन नो डाउट जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो तारीख को लिखते हैं, वो बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को जाकर अपने मुताबिक लिखते हैं। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज के वक्त में आपको एक हिस्टोरियंस नहीं, बहुत सारे अनलिमिटेड आपको ऐसे हिस्टोरियंस मिलेंगे जो किताबें लिखते हैं हिस्ट्री पर, डिफरेंट कंट्री की हिस्ट्री पर किताबें लिखते हैं और जो है उनके पॉइंट्स भी वैलिड होते हैं। देखो यही चीज, इसी में मुझे जवाब मिल गया। देखो कि हमारे पास ऑप्शंस अब ज्यादा हैं। दूसरा ये कि पहले लोग थोड़े मासूम हुआ करते थे, उनको जो बता दिया जाता था वो उसके अकॉर्डिंग ही चलते थे। अब लोगों इतने ज्यादा मुझे लगता है कि स्मार्ट हो चुके हुए हैं कि उनको इतनी सेंस है या सेंस हो जाती है कि आया ये चीज हमें सही तरीके से बताई जा रही है या नहीं बताई जा रही है, इस तरीके से हो सकता था या नहीं हो सकता था। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पर लोग काफी ज्यादा अब सेंसिबल हो चुके हैं। एनीवे, आज की वीडियो में हम लोगों ने जितना भी हम कहेंगे कि जो डिस्कशन देखी और जो चीजें उन्होंने डिस्कस की वो वाकई में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और हम लोग, मुझे लगता है कि हम लोगों को ये चीजें सोचनी भी चाहिए। और मैं जुल्म की बात करना चाहूंगी, चाहे वो रोमानी लोगों पर है, चाहे वो ज्यूश लोगों पर है, चाहे वो दुनिया के किसी भी मैं कहूंगी कि लोगों पर है, लेकिन हैं तो सारे इंसान। तो ये बिल्कुल गलत है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कि पास्ट में अगर देखा जाए तो बहुत बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है और उसी चीज को देखें तो आगे फिर टाइम के साथ जो मैं कहूंगी कि उसकी शक्ल सिर्फ बदलती गई है लोगों के लिए। तो ये चीजें भी हम लोगों को अंडरस्टैंड करनी है कि इंसानों को पहले इंसान समझना, उनको राइट्स देने उनके, और मेरे ख्याल में कि इस तरीके से एक हम लोग अच्छा मुआशरा बना सकते हैं। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपको क्या सोच रहे हैं इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ में इजाजत, मेरे वीडियो चैनल सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।